तो ईवीएम से ये शुरू होने वाला मसला ये महाज आ रहा है जो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान है, ये थमने में नहीं आ रही और हर चंद रोज़ के बाद एक ऐसा मुतनाज़ बयान सामने आ जाता है कि ये दोनों इदारे आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 11 तारीख को गुज़िश्ता माह की ये इजलास हुआ था मुश्तरका, जिसमें ये तमाम बिल्स पास करवाए गए थे और अपोजिशन ने ऐलान किया था कि इसको अदालत में चैलेंज किया जाएगा और इस कानून को लागू नहीं होने दिया जाएगा। तो कायरा साहब, 20 रोज़ गुजर चुके हैं, अभी तक अपोजिशन इसके खिलाफ अदालत नहीं गई है। अभी भी आप लोग सोच विचार कर रहे हैं, कोई हिकमत अमली बनाने की कोशिश की जा रही है, या फिर अब ये इस ऑप्शन को आपने माइनस ही कर दिया कि अदालत नहीं जाना और फिर मान लेना है इस ईवीएम को? शुक्रिया जी। जहां तक अदालत में जाने का ताल्लुक है, लीडर ऑफ द अपोजिशन, मेरी इत्तला के मुताबिक जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है मियां शहबाज शरीफ साहब, उनको सारी अपोजिशन ने ये मैंडेट दिया था, उनको ये इख्तियार दिया था कि वो अपोजिशन के बिहाफ पे जो भी कानूनी इक़दामात हैं वो उठाएं। तो मेरी इत्तला ये है कि वो इस पे मशावरत कर रहे हैं और इसका जो अप्रोप्रिएट टाइम होगा उस पे इसको चैलेंज भी करेंगे और बाकी फोरम्स पे भी उठा रहे हैं। अच्छा। दूसरा इशू ये ईवीएम मशीन के तहत एक है टेक्निकल साइड कि वो क्या पॉसिबल है, किस तरह मुमकिन है, कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है, कितने एक्सपर्ट्स की जरूरत है, कितनी मशीनें रिक्वायर्ड होंगी, इमरजेंसी क्या करेंगी, फलां फलां। उसके ऊपर एक टेक्निकल साइड है पूरी, जिसके ऊपर बहुत सारा मुबाहिसा जारी है। अपोजिशन भी कह रही है, इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है, बाकी भी जो इंडिपेंडेंट थिंक टैंक्स हैं जो इलेक्शन को मॉनिटर करते हैं वो भी दुनिया के प्रैक्टिसेस बता रहे हैं कि बहुत सारे मुल्कों में, दुनिया के 160 के करीब मुल्क हैं जहाँ पे इलेक्टोरल प्रोसेस होता है और वहाँ पे उनमें से तकरीबन 7 या 8 मुल्क हैं जहाँ पे ये ईवीएम इस्तेमाल होती है। बहुत सारे मुल्कों ने इसको इस्तेमाल करके छोड़ा। ये एक अलग बहस है पूरी, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, इसमें सीक्रेसी नहीं रहती, फला फला। एक इसका दूसरा एस्पेक्ट है और वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल। सही बात यह है कि गवर्नमेंट का इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन कैसे करवाएगी। आईने पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार देता है, हुकूमत को नहीं देता। अच्छा। हुकूमत का भी डिफाइंड रोल है ना, हुकूमत क्या क्या करेगी। इलेक्शन कमीशन को जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनली ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस दो तरह के होते हैं, तो बॉडीज होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोनॉमी देता है और एक लॉ ऑटोनॉमी देता है। जो ऑटोनोमस बाय लॉ होते हैं उनके इख्तियार मुख्तलिफ होते हैं, जो ऑटोनोमस बाय कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उनके इख्तियार मुख्तलिफ होते हैं। इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोनॉमी देता है, उसको डिक्टेट और उसको जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी आईनी तफवीज कर रहा है। वो किसी लॉ के तहत नहीं है कि आप लॉ अमेंड कर लें और उसको कहें कि चलिए अब आपने ये काम करना है। और हुकूमत के जो इख्तियारात हैं उसमें इलेक्शन कराना हुकूमत का इख्तियार नहीं है। अच्छा। इलेक्शन कमीशन ने फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने के लिए मशावरत करनी है सियासी जमातों से, दुनिया के तजर्बात देखने हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी देखना है और उसके बाद उस मशावरती अमल के बाद इलेक्शन कमीशन थ्रू गवर्नमेंट अपनी तजावीज एक बिल की सूरत में असेंबली को भेजेगा और पास उसको पार्लियामेंट करेगी। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन हुकूमत अपने तई कोई कानून साजी कर ले कि इलेक्शन कमीशन आइंदा से इस तरह इलेक्शन कराएगा। कल ये कहते हैं कि आपने हाथ खड़े करके इलेक्शन कराना है, आपने नंबर हेड गिन के कराना है। कल कहते हैं कि जिनका रंग गोरा है उनके वोट होंगे, जिनका कद 6 फुट है उनके वोट होंगे। तो ये तो नहीं माना जा सकता ना जी। सो सवाल यह है कि गवर्नमेंट क्या आइन और कानून के तहत मैंडेट रखती है कि वो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराने के तरीकेकार के बारे में कह सके? मेरी दानिश में नो। दूसरा, इलेक्शन कमीशन को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी से मुराद क्या है कि वो गवर्नमेंट से फंड लेने का मोहताज नहीं होगा कि इलेक्शन के जो कमीशन के जो अखराजात है वो हुकूमत पाकिस्तान को कहे और हुकूमत उसको ये फंड दे। फाइनेंस मिनिस्ट्री पाबंद है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की पाबंद है, इस तरह इलेक्शन कमीशन की भी पाबंद है कि वो उनको जो रिक्वायर्ड फंड है वो उनको फराहम करे। ये उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठाने की कोशिश की गई है और हुकूमत कोई बेवकूफ़ी नहीं कर। सही। और कायर साहब, ये आपका दूसरा वाला पॉइंट तो कल कंवर दिलशाद साहब ने भी इसको क्लैरिफाई कर दिया था कि वो आइन का आर्टिकल है 220, वो इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल फाइनेंशियल तहफ़्फ़ुज़ देता है। लेकिन ये जो पहला वाला आपका नुक्ता है कि हुकूमत का मैंडेट नहीं है कि वो इलेक्शन का तरीक़ाकार तय करे,
जब आपके और तमाम सीनियर सियासतदानों के इल्म में था जो अपोजिशन में मौजूद हैं, तो फिर आपने इस बिल को पास होने से पहले अदालत में क्यों नहीं लेके गए, या पास होने के बाद इतना वक्त क्यों लेना है मुशावरत के लिए? अभी तक इसको इस बुनियाद पर चैलेंज क्यों नहीं किया जा सका? पास होने से पहले तो अब चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि लोगों स्टैंड आई नहीं है। हम कोशिश करते रहे और आपको पता है कि हुकूमत के इत्तेहादियों को हमने इस बात पे कन्विंस किया कि ये बहुत बड़ा डाका पड़ने लगा है, बहुत बड़ी ज्यादती होने लगी है और पाकिस्तान की सालमियत पे हर्फ आ जाएगा। एक इलेक्शन ऐसा आया तो पाकिस्तान का दिन ब दिन पाकिस्तान कमजोर होता जा रहा है। और इलेक्शन मुतनाज़ा नहीं बल्कि आज से मुतनाज़ा है और हुकूमत अपनी हटदर्मी के तहत अगर कराएगी तो बहुत शदीद नुकसान होगा। तो हुकूमत के इत्तेहादी जो थे वो उसको वोट देने से मोतरज हो गए। और लेकिन फिर एक रात कबल, यानी सुबह वोट होने थे तो रात को पता नहीं क्या हुआ और क्या मसला बना कि उनको अचानक अपनी राय बदलनी पड़ी, वरना सारी कौम के सामने है। तो वो सारे ऑप्शन जो थे, जो इलेक्टोरल प्रोसेस से पहले थे या इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर थे, वो इस्तेमाल किया अपोजिशन ने। अब क्योंकि लोकल स्टैंड आय बन गया, बिल बन गया, बिल भी मुतनाज़ा है। इस बिल को पास करने के लिए जो जॉइंट सिटिंग के रूल्स हैं उनके तहत कौमी असम्बली और सेनेट की कुल तादाद जो कि 442 बनती है, उसकी अक्सरियत टोटल नंबर की, वो बाकायदा रूल 10 जो है वो पढ़ता ही ऐसे है। वो रूल 10 बोलता है कि जो भी कानून जॉइंट सिटिंग में पास होगा, दोनों ऐवानों की कुल अक्सरियत, कुल तादाद की अक्सरियत के बुनियाद पे वो सदर पाकिस्तान के पास असेंट के लिए जाएगा और 221 उसकी 50% बनते हैं। एक वोट और होगा तो अक्सरियत बनेगी और ये 221 वोट्स पर बने हैं, ये 222 नहीं। लेकिन कायर साहब इस नुक्ते पर कुछ कानूनी माहिरीन का तजाद है। उस दिन के फौरन बाद अगले दिन एतजाज अहसन साहब मेरे साथ मौजूद थे, मेरे पास वो क्लिप रेडी नहीं है वरना मैं आपको सुनवा भी देता। उन्होंने बड़ा वाज़ेह ये कहा था कि एक थोड़ा सा टेक्निकली मिस्टेक हो गई है इसमें, वहाँ पर जो असेंबली में जो मामला हुआ वो बिल्कुल सही है कि हाजिर लोगों की अक्सरियत से ये बिल पास होता है। और देखिए इस पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। उस्ताद एतजाज साहब मेरे उस्ताद हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लीडर हैं, सब कुछ है। लेकिन सवाल यह है कि जो रूल है, जो असेंबली का रूल है, जो जॉइंट सिटिंग का, वो इटसेल्फ स्पीक्स। आम कानून बिलाशुबा ऐसे ही बनते हैं कि वो कसरत राय से बनते हैं, लेकिन यहाँ पे है कि अगर कोई कानून जो जॉइंट सिटिंग में पास होगा, दोनों ऐवानों की कुल तादाद की कसरत से, if a bill is passed by the majority of the total number of both the houses, तो टोटल नंबर तो उनका 342 और 100 है ना, वो 442 है। उसका एक और भी इंटरप्रिटेशन देख लीजिए। फर्ज करें असेंबली के मेंबरों की तादाद, यानी 4 मेंबर जो है वो डी सीट हो गए, मिसाल के तौर पे सेनेट में डी सीट हो गए हैं, खाली हो गई है सीटें, तो ये नहीं होगा कि जो टोटल मेंबर्स हैं इस वक्त, नो, तो टोटल नंबर इज 342 कौमी असेंबली, 100 सेनेट, ये 442 बनते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।